तो राधे राधे साथियों, ये हमारी वीकली करंट अफेयर्स की क्लास है। कौन सा महीना चल रहा है? अप्रैल मंथ। तो इसमें हम अप्रैल मंथ के तीसरे वाले वीक का ये हमारा दूसरा वाला पार्ट होगा। दूसरे वाला पार्ट मतलब इसमें 3 दिन हम कवर करेंगे, 19, 20 और 21 तारीख को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास बिना टाइम वेस्ट करे। और हाँ, अब बिल्कुल हम बराबर आ चुके हैं। तो वीकली करंट अफेयर्स की जो क्विजेज आती हैं वो अपलोडेड नहीं हो रही थी, और मैंने कहा था जैसे ही हम बराबर पहुंच जाएंगे सारी क्विज में पूरा एक दिन लगा करके सारी क्विजेज अपलोड कर दूंगा। तो आज आपको शाम तक मान के चलो पूरी क्विज अभी तक की वीकली वाली सारी अपलोड हो जाएगी आपकी कहाँ पे? क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन पे। ठीक है, अब तो खुश हैं आप लोग। मेरी बहुत पारिवारिक समस्याएं चल रही है, बहुत परेशानियां हैं। अब हर चीज तो बता नहीं सकते, आपको पता है कोई फायदा है नहीं बताने से, लेकिन इतना आप समझ पाओगे कि टाइम बड़ी मुश्किल हो जाता है निकालना, लेकिन मैं बोला है तो मैं कर दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं अभी तो आज की क्लास। तो अच्छा प्रश्न है ये, इस तरह के प्रश्न आते हैं एग्जाम में। दिवस वाला है कि वर्ल्ड हेरिटेज डे, विश्व धरोहर दिवस, ये कब मनाया जाता है? आप कहोगे 18 अप्रैल को मनाया जाता है। तो थीम और ध्यान रख लो, इसकी थीम क्या है? हेरिटेज अंडर थ्रेट फ्रॉम डिजास्टर एंड कॉन्फ्लिक्ट्स, यानी कि आपदा और संघर्ष से खतरे में धरोहर। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि इंटरपोल की गवर्नेंस समिति की अध्यक्षता अभी किसने संभाल ली है? तो सही उत्तर हो जाएगा यूनाइटेड अरब अमीरात ने। तो अभी आपको याद रखना है, यूनाइटेड अरब अमीरात को इंटरपोल की गवर्नेंस समिति का अध्यक्ष चुन लिया गया है। और यहाँ पे यूनाइटेड अरब अमीरात के जो लेफ्टिनेंट कर्नल हैं दाना हुमैद अल मरजूकी, उनको इसका हेड बनाया गया है। यूएई पहली बार इसकी अध्यक्षता कर रहा है। तो ये आप ध्यान में रखना। एक बार इंटरपोल की स्टैटिक में आपको जरूर बता देता हूँ। इंटरपोल की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना होती है 7 सितंबर 1923। इसलिए 7 सितंबर को हम अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस के रूप में भी मनाते हैं। हेडक्वार्टर लियोन फ्रांस में है। प्रेसिडेंट है अहमद नासर अल रईसी। मेंबर कंट्रीज 196 है। तो ये सब ध्यान में रखना। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि वित्त वर्ष 2024-25 में भारत के कुल निर्यात में किस उत्पाद में सर्वाधिक वृद्धि हुई है? सही उत्तर हो जाएगा कॉफी। तो पूरा डेटा मैंने यहाँ पे आपके लिख दिया है। तो जो जो इंपॉर्टेंट डेटा है वो मैं आपको बता देता हूँ कि फाइनेंशियल ईयर 2024-25 की हम बात कर रहे हैं। तो इस वित्त वर्ष के दौरान भारतीय निर्यात यानी कि एक्सपोर्ट, ये सामान में भी हुआ है और सर्विसेज में भी हुआ है। टोटल मिलाकर के बता रहे हैं कितना है? $820.93 बिलियन है, जो कि पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 5.5% ज्यादा है। अच्छा, ये तो निर्यात की बात कर ली। वहीं इसी वित्त वर्ष में फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में बात करें कि आयात कितना हुआ, तो आयात यानी कि इंपोर्ट वो है $915.19 बिलियन। तो आप देख सकते हो ये तो एक्सपोर्ट हो गया हमारा, ये इंपोर्ट हो गया। तो आप क्या देख रहे हो? इंपोर्ट ज्यादा है, हमने ज्यादा मंगवाया है, भेजा कम है। तो ये दर्शाता है घाटा को, व्यापार घाटा हुआ है। तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो कितना घाटा हुआ है? $94.26 बिलियन का हमें घाटा हुआ है। और ये डेटा अभी केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय ने जारी किया, जिसके मंत्री हैं पीयूष गोयल साहब। और इंडिविजुअल पूरा डेटा मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है। माल का अलग से है, यानी कि सामानों का, और सेवाओं का, सर्विसेज का अलग से है, इंपोर्ट में भी और एक्सपोर्ट में भी, और टोटल में भी। टोटल तो मैंने आपको ऊपर बता दिया है, ये 820 है और ये इंपोर्ट का है 915। और एक्सपोर्ट में जो सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट देखा गया है, यानी कि निर्यात में सर्वाधिक वृद्धि, यही हमारा प्रश्न था, वो किसमें हुई है? कॉफी में हुई है। कितना रहा? 40.37%। फिर तंबाकू है, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम वगैरह है। ध्यान रखना, इस तरह के डेटा वाले प्रश्न एग्जाम में जरूर आते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि 14 अप्रैल को किसने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दिवस घोषित किया है? फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी 14 अप्रैल को किसने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दिवस के रूप में घोषित किया है? तो ये किया है न्यूयॉर्क में। आपको बताए 14 अप्रैल को हम BR अम्बेडकर जी की जयंती मनाते हैं, और इस बार हमने कौन से नंबर की जयंती मनाई? 135वीं। और न्यूयॉर्क ने 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दिवस के रूप में घोषित कर दिया है। अब से हर साल ये 14 अप्रैल को ये दिवस मनाएंगे। ठीक है। अच्छा, न्यूयॉर्क ये अमेरिका का एक शहर है। किस नदी के किनारे स्थित है? याद रखना, हडसन नदी के किनारे। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि देश का पहला भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान ये कहां पर शुरू होगा? इंग्लिश में बोलोगे तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी। तो सही उत्तर हो जाएगा मुंबई में। तो इस इंस्टीट्यूट में होगा क्या? तो इस संस्था में एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग को ये यूनिवर्सिटी समर्पित होगी। यहाँ पे इन सबको लेकर के जो क्रिएटिव काम है वो होंगे। ठीक है, तो सिंपल सा याद रखना, ये देश का पहला इस तरह का भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान जो कि शुरू होगा मुंबई में। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं
कि भारतीय नौसेना ने तीसरे मेघयान 25 का आयोजन कहां पर किया है, तो आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। तो मेघयान कार्यक्रम, इसका इस बार ये तीसरा संस्करण था जो कि अभी नई दिल्ली में हुआ। इसका आयोजन किसने किया? भारतीय नौसेना ने किया है। और इसका उद्देश्य क्या है? समुद्री मौसम विज्ञान और समुद्र विज्ञान के क्षेत्र में जागरूकता और सहयोग को बढ़ावा देना। थीम भी है प्रारंभिक चेतावनी, गैप को एक साथ बांटना। अगला देखते हैं। तो अगले में पूछ रहे फिडे महिला विश्व चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीत लिया है? चाइना के प्लेयर हैं जू वेनजुन, इनका नाम है। अच्छा, पहले हम बात कर रहे हैं ये फिडे वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ पे हुआ था? तो ये शंघाई चाइना में इसका आयोजन हुआ। अभी 1 से लेकर 16 अप्रैल तक हुआ था। चाइना की ही जू वेनजुन ने इसको जीत लिया है। 5वीं बार इन्होंने ये टाइटल जीता है, ध्यान रखना। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग ये कहां पर बनाई जा रही है? तो आंसर हो जाएगा उत्तराखंड में बनाई जा रही है। ये होगी भारत की सबसे बड़ी रेलवे टनल जो कि उत्तराखंड में बनाई जा रही है। इस टनल का नाम T8 है, या इसे जनासू टनल या देवप्रयाग जनासू टनल भी कहा जा रहा है। और ये अब सबसे लंबी होगी। इसकी लेंथ की अगर हम बात करें तो 14.58 किलोमीटर होगी। अच्छा, अभी तक हमारी भारत की जो सबसे लंबी जो रेल टनल है वो T49 है, जिसकी लंबाई है 12.758 किलोमीटर। ये आपको जम्मू कश्मीर में मिलेगी। ठीक है, तो अभी तक कौन सी है, अब कौन सी हो जाएगी, दोनों मैंने आपको बता दी, और कहां पर ये भी मैंने आपको बता दिया, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगला देखो, अगले में पूछ रहे हैं भारत की पहली मिसेज ग्लोब इंटरनेशनल का खिताब किसने जीत लिया या कौन बन गई है? तो आंसर होगा अनुराधा गर्ग। तो मिसेज ग्लोब इंटरनेशनल 2025 का खिताब इन्होंने जीत लिया है, और ये खिताब जीतने वाली वो पहली भारतीय बन गई है। इसलिए प्रश्न मैं आपको करवा रहा हूं। और इस प्रतियोगिता का आयोजन अभी शेंजन चाइना में हुआ था। ठीक है, तो मिसेज ग्लोब इंटरनेशनल की हमने यहाँ पे बात करी है, पहली भारतीय बन गई है ये, अनुराधा गर्ग इनका नाम है। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि विश्व लीवर दिवस, वर्ल्ड लीवर डे कब मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा 19 अप्रैल को मनाया जाता है। तो ये आप ध्यान रखना। और थीम याद रखो, थीम क्या है? भोजन ही दवा है, फूड इज मेडिसिन। बाकी लीवर से संबंधित कुछ इस तरह के प्रश्न मैंने आपको करवाए थे जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये आपको याद भी होने चाहिए। लेकिन आपको पता है वीकली करंट अफेयर्स या मंथली करंट अफेयर्स की क्लास में मैं आपको केवल क्वेश्चन आंसर और उससे संबंधित जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं वो बताता हूँ। रिवीजन वाला पार्ट इसमें हम नहीं करते हैं, वो डेली करंट अफेयर्स की क्लास में करते हैं। फिर भी आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके आप रीड कर सकते हो, लिखा हुआ पूरा आपके सामने है। हम अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में क्या पूछ रहे हैं? अभी संसद खेल महाकुंभ 2025 का उद्घाटन कहां पे किया गया? तो ये किया गया है लखनऊ में। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं संसद खेल महाकुंभ 2025 की। अभी इसका आयोजन हुआ लखनऊ में, जो KD सिंह बाबू स्टेडियम है वहां पे, और उद्घाटन किया किसने? हमारे रक्षा मंत्री जी ने, जो कौन है? राजनाथ सिंह है। ठीक है, तो इतना सा ध्यान रखना। अगला देखते हैं। अच्छा, अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि इस एक ही प्रश्न में मैं 10-5 प्रश्न आपको एक्स्ट्रा करवाने वाला हूं, क्योंकि ये सारे अपॉइंटमेंट वाले हैं। सभी जो इंपॉर्टेंट मंत्रालय है उसमें भी नए सचिव बने हैं, तो सारे मैं आपको बताऊंगा। पहले तो प्रश्न देख लो क्या है? रेवेन्यू सेक्रेटरी, राजस्व सचिव किसे नियुक्त किया गया है? सही उत्तर हो जाएगा इसका अरविंद श्रीवास्तव। अब बाकी सभी मंत्रालय देख लो। ये राजस्व सचिव हमने देख लिया। श्रम व रोजगार मंत्रालय, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री में बात करेंगे तो इसमें सचिव बनी है वंदना गुगरानी। नागरिक उड्डयन मंत्रालय में बने हैं समीर कुमार सिन्हा। संस्कृति मंत्रालय में विवेक अग्रवाल। खेल मंत्रालय में हरिरंजन राव। कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय में रजित पुन्हानी। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में संतोष कुमार सारंगी। और संसदीय कार्य मंत्रालय में निकुंजा बिहारी धल। अच्छा, ये 2-3 विभाग भी इंपॉर्टेंट है तो इनको भी देख लो। जैसे कि वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग में सचिव बने अनुराधा ठाकुर, और उसी तरह से वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के सचिव कौन बने? विमलुंगमंग वुलनाम। थोड़ा अजीब सा नाम है, ध्यान रखना। और उसी तरह से ये वित्त मंत्रालय के अंतर्गत जो लोक उद्यम विभाग आता है उसके सचिव के मोसेस चालई बने। ठीक है, तो लगभग इस एक ही प्रश्न में मैंने आपको 10-12 इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स और बता दिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, सचिव से भी प्रश्न आ जाते हैं और सभी मंत्रालय जो इंपॉर्टेंट है वो साले मैंने यहाँ पे सारे कंसिडर कर लिए हैं, इनको ध्यान में रखना। अगला देखते हैं। लो, इसी तरह से एक और इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट आ गया। ICAR के महानिदेशक डायरेक्टर जनरल कौन बन गए? तो आंसर हो जाएगा मांगीलाल जाट बन गए। ICAR का मतलब क्या होता है? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। अच्छा, यहाँ से एक अच्छा प्रश्न ये बन सकता है कि इसकी जो स्थापना है किसकी सिफारिश पे होती है, कौन सी समिति? तो वो भी आप देख लो। तो इसकी जो स्थापना है ये कृषि पर रॉयल कमीशन की सिफारिश पर इसकी स्थापना होती है, जिसकी अध्यक्षता की थी 1928 में लॉर्ड लिनलिथगो ने।
और इसकी स्थापना होती है 16 जुलाई 1929 में। कृषि व किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आता है ये, और नई दिल्ली में मुख्यालय है, ये सब ध्यान रखना। मांगीलाल जाट का नाम अभी ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखो फिर अगले में क्या पूछ रहे कि अभी छठी एशियाई अंडर 18 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत के लिए एकमात्र गोल्ड जीता है। किसने जीता? वो एकमात्र गोल्ड हिमांशु ने जीता है। पूरी चैंपियनशिप की एक बार बात कर लें तो छठा संस्करण था एशियाई अंडर 18 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का। कहां पे हुआ? सऊदी अरब में, जो प्रिंस नाइफ बिन अब्दुल अजीज स्पोर्ट्स सिटी है वहां पे। भारत ने टोटल 11 मेडल जीते हैं, जिसमें से 1 गोल्ड है, 5 सिल्वर, 5 ब्रोंज है। ये 1 गोल्ड किसने जीता? यही इंपॉर्टेंट है। ये जीता है हिमांशु ने, जिनका संबंध भाला फेंक से है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर 2025 में किस प्राचीन भारतीय ग्रंथों को भी शामिल किया गया? तो आंसर हो जाएगा उपर्युक्त दोनों, यानी कि श्रीमद् भगवद गीता और भारत मुनि का नाट्यशास्त्र। अभी यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में प्राचीन भारतीय ग्रंथों को शामिल किया गया है। एक तो श्रीमद् भगवद गीता हो गया और एक नाट्यशास्त्र हो गया। और इस तरह से आप देखोगे तो यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल भारतीय अभिलेखों की कुल संख्या कितनी हो गई है? इनको जोड़ने के बाद 14 हो गई है। और वहीं पूरी दुनिया में, और वहीं अगर बात करें कि 2025 में, अभी इस साल यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में पूरी दुनिया में कितने दस्तावेजों को, डॉक्यूमेंट्स को, बुकों को जोड़ा गया है? तो टोटल 72। ठीक है, और इन टोटल 72 में ही ये 2 हैं। और इस तरह से अब टोटल संख्या कितनी हो चुकी है पूरी दुनिया से, या पूरी इसकी लिस्ट में बात करें तो 570 हो चुकी है। इन 570 में ही ये 14 है। बात समझ में आ गई? श्रीमद् भगवद गीता और नाट्यशास्त्र। ध्यान रखना। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे अंतरराष्ट्रीय बिग कैट अलायंस का मुख्यालय किस देश में स्थापित किया जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा भारत में। तो अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के साथ ऑफिशियल एग्रीमेंट साइन कर लिया है, और इस एग्रीमेंट के अंतर्गत इस अलायंस का जो हेडक्वार्टर है, जो सेक्रेटरीएट है, ये भारत में स्थापित किया जाएगा। और इसके तहत भारत ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस को 150 करोड़ रुपए की राशि 5 वर्षों के लिए देने की घोषणा कर दी है, 2023-24 से लेकर 2028-29 तक। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की बात कर ले तो मोदी जी ने ही अप्रैल 2023 को प्रोजेक्ट टाइगर की, हमारा जो प्रोजेक्ट टाइगर है उसकी 50वीं एनिवर्सरी पर इसको लॉन्च किया था। उद्देश्य क्या है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का? दुनिया के 7 बड़े बिग कैट्स जैसे टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, प्यूमा, जैगुआर, चीता, इनका कंजर्वेशन करना। इसमें 5 सदस्य देश कौन कौन से हैं? भारत, निकारागुआ, एस्वाटिनी, लाइबेरिया, सोमालिया। ठीक है, तो भारत में इसका मुख्यालय बनेगा, ये आप ध्यान रखना। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि एथलीट पासपोर्ट मैनेजमेंट यूनिट शुरू करने वाला भारत ये दुनिया का कौन सा देश बना है? तो आंसर होगा 17th नंबर का। तो अभी 17 अप्रैल की वो तारीख है जब हमारे जो खेल मंत्री मनसुख मांडविया जी, उन्होंने नेशनल डोप टेस्टिंग लेबोरेटरी नई दिल्ली में ही एथलीट पासपोर्ट मैनेजमेंट यूनिट का उद्घाटन किया है। ये भारत का तो पहला एथलीट पासपोर्ट मैनेजमेंट यूनिट है, और इस तरह से ये पूरी दुनिया में 17वां है। अब ये क्या है एथलीट पासपोर्ट मैनेजमेंट यूनिट? ये एक विशेष यूनिट होती है जो खिलाड़ियों के एथलीट बायोलॉजिकल पासपोर्ट की निगरानी करेगी। इनके पासपोर्ट में खिलाड़ियों से संबंधित पूरी जानकारी मिल जाएगी। वो खिलाड़ी किस देश का है, कौन कौन सी दवाई का सेवन कर रखा है क्या नहीं है, वो पूरी जानकारी यहाँ मिल जाएगी। वैसे इसको लाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? खिलाड़ियों के शरीर से जुड़े जैविक डेटा, यानी कि बायोलॉजिकल जो भी डेटा हो गए जैसे ब्लड, हार्मोन, इसकी लगातार जांच करना, और उससे ये पता लगाना कि खिलाड़ी किसी तरह की डोपिंग कर रहा है नहीं कर रहा। डोपिंग का मतलब हो गया गलत तरह की दवाओं का सेवन। जो स्पोर्ट्स में जो शक्तिवर्धक दवाएं होती है उनका सेवन प्रतिबंधित होता है, बैन होता है। जो आपकी पावर को बढ़ा दे, इस तरह की जो दवाइयां होती है वो स्पोर्ट्स के खेल में बैन होती है, उनका सेवन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगर करते हो तो वही डोपिंग कहलाती है। तो इसी के लिए ये ध्यान में रखना। अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बुक से है। क्या है? द चीफ मिनिस्टर एंड द स्पाइस बुक को किसने लिखा है? तो A.S. दुल्लत ने इस बुक को लिखा है। तो बुक का नाम याद रखना। और ये है कौन? A.S. दुल्लत मतलब पूरा नाम हो गया अमरजीत सिंह दुल्लत। भारत की जो खुफिया एजेंसी है रॉस के पूर्व प्रमुख ये रह चुके हैं, तो इंपॉर्टेंट बुक रहेगी। अमरजीत सिंह दुल्लत ने कौन सी बुक लिखी है अभी? द चीफ मिनिस्टर एंड द स्पाई। ठीक है, बुक का नाम याद रखना, लेखक का नाम याद रखना। अगला देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत किसने स्कूलों में हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में अनिवार्य बनाया है? तो आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र।
तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, अच्छा पहले तो याद रखना किसकी सिफारिश पे ये आती है, तो कस्तूरी रंगन समिति, ये तो स्टैटिक प्रश्न हो गया। और आपको पता है इस समिति में क्या, इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में क्या कहा गया कि हम 5+3+3+4 के फॉर्मूले को अपनाएंगे। किसको रिप्लेस करेंगे? 10+2 का जो फॉर्मूला चलता था। और इसका मतलब क्या हो गया? इस 4 का मतलब हो गया लास्ट की जो 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं कक्षा। इसका मतलब हो गया 6ठी 7वीं 8वीं। इसका मतलब हो गया तीसरी 4थी 5वीं। और इसमें प्राइमरी जो कक्षाएं आ जाएंगी, प्री प्राइमरी जो, और नर्सरी LKG HKG जो भी होता है, और 1 और 2। और अभी महाराष्ट्र सरकार ने क्या कर दिया, इन्होंने कहा कि पहली से लेके 5वीं तक, पहली कक्षा से लेके 5वीं कक्षा तक के जो बच्चे होंगे उनके लिए 3 भाषाएं अनिवार्य हम कर रहे हैं। एक तो फॉरेन लैंग्वेज जो भी हो सकती है, जैसे कि अंग्रेजी लेनी है अंग्रेजी ले लो, किसी को कुछ और लेना है वो ले लो। एक हमारी जो राज्य भाषा हो गई, जैसे यहाँ पे मराठी चलती है, वो ले लो। और एक हिंदी, इसको अनिवार्य कर दिया है। ऐसा करने वाला ये पहला राज्य बन गया है महाराष्ट्र, ये ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि एक फ्रांस का एक लग्जरी ब्रांड है, ये एक तरह का फैशन ब्रांड है, और जिसका नाम है चैनल बोलते हैं, चैनल। और इसी ने भारत में अपना पहली बार किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, तो अनन्या पांडे, चिकी पांडे की जो बेटी है अनन्या पांडे, वो। ठीक है, अगला देखते हैं। फिर अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि मोदी जी से संबंधित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी किस राज्य में दीनबंधु छोटू राम पावर प्लांट की तीसरी इकाई, तीसरी यूनिट का उद्घाटन किया है, शिलान्यास किया है? फिर अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि मोदी जी ने अभी किस राज्य में दीनबंधु छोटू राम पावर प्लांट की तीसरी इकाई का शिलान्यास किया, फाउंडेशन स्टोन रखा है? तो ये है हरियाणा में। तो अभी मोदी जी हरियाणा में गए हुए थे यात्रा पे, तो वहां पे उन्होंने हरियाणा के यमुनानगर जिले में एक दीनबंधु छोटू राम थर्मल पावर प्लांट है, और उसी की यहाँ पे तीसरी यूनिट की उन्होंने आधारशिला रखी है। इसकी कैपेसिटी 800 मेगावाट की है। इससे पहले की जो 2 यूनिटें यहाँ पर है वो 300 मेगावाट की कैपेसिटी रखती है, तीसरी वाली 800 मेगावाट की है। ये एक तरह का थर्मल पावर प्लांट है। तो थर्मल है तो कोयले का उपयोग होता है यहाँ बिजली बनाने के लिए, लेकिन इसकी खास बात क्या है, ये एक अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट है। और इसी कारण से जो पारंपरिक जो नॉर्मल जो ट्रेडिशनल थर्मल पावर प्लांट होते हैं उनकी तुलना में ये कम कार्बन उत्सर्जन करता है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। इसी के साथ मोदी जी ने यमुनानगर जिले में ही एक स्थान है मुकरबपुर, वहां पे कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट की भी आधारशिला रखी है गोवर्धन योजना के अंतर्गत। ये गोवर्धन योजना याद रखना, ये लॉन्च की गई थी 2018 में, और उसकी फुल फॉर्म भी देख लो एक बार, गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन। ठीक है, ध्यान रखना। अगला देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं कि भाई ब्लैक बॉक्स लैब का उद्घाटन कहां पर किया गया, तो आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। तो हमारे जो नागरिक उड्डयन मंत्री हैं, क्या नाम है, राम मोहन नायडू, इन्होंने नई दिल्ली में भारत की पहली तो प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो भारत की पहली ब्लैक बॉक्स लैब का उद्घाटन किया। और इसे बनाया गया है हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के सहयोग से। अच्छा, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड का मुख्यालय आपको पता है, हेडक्वार्टर कहां पर है? आप कह दोगे बेंगलुरु में। तो फिर आप मुझे बताओ ये कौन से नंबर की अभी महारत्न कंपनी बनी थी? बड़ा सिंपल सा प्रश्न है ये आपके लिए। तो नई दिल्ली में तो हो गया इसका उद्घाटन। अब बात कर लीजिए ब्लैक बॉक्स है क्या। तो ऐसे समझो, ये आपका जो एरोप्लेन होता है इसमें ये ब्लैक बॉक्स का इस्तेमाल किया जाता है। और उद्देश्य क्या होता है, ये जो भी इंपॉर्टेंट डेटा होता है, प्लेन का जो भी इंपॉर्टेंट डेटा है उसको रिकॉर्ड करता है। जैसे कि उड़ते वक्त इस प्लेन की स्पीड कितनी है, ये कितनी हाइट पर उड़ रहा है। और कॉकपिट के अंदर, कॉकपिट में वो पायलट बैठे रहते हैं, 2 पायलट होते हैं, तो उनके बीच क्या बातें हो रही है उसको भी ये रिकॉर्ड करता है। और ये क्या काम आती है, जब मान लो एरोप्लेन का क्या हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाता है। मान लो एरोप्लेन का ये एक्सीडेंट हो गया यहाँ पे, तो एक्सीडेंट हो जाता है तो हम इस ब्लैक बॉक्स को ढूंढते हैं, क्योंकि इसमें हमने कहा ना सारा इंपॉर्टेंट डेटा रिकॉर्ड रहता है इसके अंदर। एक्सीडेंट होने के बाद इस ब्लैक बॉक्स जो है इसको हम रिकवर करते हैं, फिर इससे जो भी डेटा होता है वो सुनते हैं। तो हमें पता चलता है कि कॉकपिट में एंड टाइम पे जब ये दुर्घटनाग्रस्त होने वाला था तो अंदर पायलटों के बीच में क्या बात चल रही थी। तो जो भी बात होगी अंत समय में अंदर बात ही कर रहे होंगे कि हमारे यहाँ पे ये दुर्घटना हो गई है। अंदर बात नहीं करते, मूवीज में देखते हो ना, पायलट आपस में बात कर रहे हैं, हेलो हेलो हेलो, कनेक्शन टूट गया है, बात नहीं हो पा रही है, हमारा तेल खत्म हो गया है, मौसम खराब है, हमारा एक फैन टूट गया, हमारा एक इंजन खराब हो गया, यहाँ पे सब जॉम्बीज बन गए, सब मर गए, सब उड़ गए, जो भी होता है वो सब
पता चल जाएगा। तो कैसे दुर्घटना हुई उससे हम पता लगा पाते हैं। तो उसी के लिए ये ब्लैक बॉक्स लैब है। अब ये लैब करेगी क्या, जब एक्सीडेंट होगा इस एरोप्लेन का तो ये बॉक्स कौन सा सुरक्षित रहेगा, ये भी टूट फूट जाएगा। तो इस टूटे फूटे बॉक्स को रिपेयर करेंगे, इससे जो रिकॉर्डिंग है उसको रिकवर करेंगे, उसको डिकोड करेंगे। तो उसी का ये यहाँ पे काम होगा। ठीक है, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया ताकि आपको चीज समझ में आ जाए, वरना आप समझो कि ये ब्लैक बॉक्स लैब है क्या। और खास बात ये ब्लैक कलर का होता भी नहीं है, ये चमकीले नारंगी रंग का होता है, फिर भी इसे ब्लैक बॉक्स लैब कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। देखो फिर अगले में क्या पूछ रहे हैं, अभी किसने सागर जिले में डॉक्टर BR अम्बेडकर के नाम पर एक वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित किया है। तो आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। तो सिंपल सा याद रखना, अभी मध्य प्रदेश के सागर जिले में डॉक्टर BR अम्बेडकर के नाम पर एक नया वन्य जीव अभ्यारण्य यानी कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित की गई है, जिसका एरिया क्षेत्रफल की बात करोगे तो लगभग 259 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि जात्रा उत्सव ये कहाँ पर मनाया गया। तो ये अभी त्रिपुरा में मनाया गया था जात्रा उत्सव। इसमें यात्राएं निकाली जाती है, एक तरह का लोकप्रिय लोक रंगमंच होता है और इसमें पौराणिक कथाओं के अलावा धर्मनिरपेक्ष और सामाजिक विषयों पर भी प्रदर्शन किया जाता है यात्रा में। तो त्रिपुरा में होता है ये जात्रा फेस्टिवल, ये आपको ध्यान रखना है। त्रिपुरा दिखा दूं एक बार मैं मैप में, ये हमारा प्यारा भारत और यहाँ पे ये त्रिपुरा है जो कि तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। कैपिटल अगरतला, मणिक चा मुख्यमंत्री, इंद्रसेन रेड्डी गवर्नर हो गए। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगले में पूछ रहे हैं कि अभी किस अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ स्टंट डिजाइन की एक और कैटेगरी शामिल की जाएगी। तो ऑस्कर में ऐसा किया जाएगा। ऑस्कर अवार्ड जिसे आप एकेडमी अवार्ड्स के नाम से भी जानते हो, कौन देता है, अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज, जो कि अमेरिका में है। ये फिल्म इंडस्ट्री का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है और इसकी हेड अभी कुछ समय पहले ही नई बनी थी, जानेट यंग इनका नाम है। तो अभी इन्होंने घोषणा की है कि 2028 से हम ऑस्कर में एक और नई कैटेगरी ऐड करने वाले हैं। जिस तरह से कैटेगरियां होती है ना, हम तो मुख्य रूप से 4 पढ़ते हैं हमारे एग्जाम के हिसाब से, जैसे बेस्ट पिक्चर, बेस्ट एक्टर, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस। तो बहुत सारी और भी कैटेगरीज होती हैं। तो अब ये एक और नई कैटेगरी इसमें ऐड करने वाले हैं, बेस्ट स्टंट डिजाइन कैटेगरी। लेकिन अभी से नहीं, 2028 से। 2028 से ही क्यों, आप देखो ना 2025 में ऑस्कर दिए गए थे, पढ़ा थे ना हमने, एनोरा जिसमें बेस्ट मूवी थी। तो कौन सा संस्करण था वो, 97 नंबर का। अब इसमें 3 साल और जोड़ लो तो 2028 आ जाएगा, यानी कि 100वां संस्करण आ जाएगा। तो तब से ये इसको शुरू करेंगे। 100वां संस्करण है ना, इसलिए 100th एडिशन। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। बाकी हमारा तो सेशन यहीं पे एंड होता है। तो सेशन जरूर बताइएगा कैसा लगा। अच्छा लगा तो प्लीज इसे सपोर्ट जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, स्टडी ग्रुप में एक बार शेयर जरूर कीजिएगा। लाइक नहीं करा तो वीडियो को लाइक कर देना। क्विज मिल जाएगी आपको। ठीक है, तो सपोर्ट जरूर दिखाएं अपना, बस वही नहीं दिख पा रहा है, ना ऊपर वाले का ना आप लोगों का। खैर, आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं। राधे राधे।